Friends, just like the previous attempt, this attempt also I have come up with most tricky 10 questions from RTPs, which also includes your attempts RTP, my dear friends. Yes, let's kill it and let's make sure that जो भी important questions है from the like past six RTPs के जो भी क्या important questions है, let's do that and let's make the most of it, my dear friends, because it's extremely important that we don't miss out on RTPs एंड MTPs, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं जो हम एग्जाम पे टाइम पे क्या है सोच नहीं सकते, बिकॉज वो ट्रिकी होते हैं, राइट। और एग्जाम में या तो आप सोच सकते हो या तो आप लिख सकते हो, आप दोनों नहीं कर सकते। तो भैया अगर पहले ही हम लोगों ने क्या क्रैक कर लिया वो चीज़, राइट, क्रैक कर लिए वो एडजस्टमेंट्स, और वही दोस्तों आ गए, विच इज़ वेरी लाइकली बिकॉज लास्ट 6 अटेम्प्ट के कवर कर रहे हैं हम लोग, विच इज़ फैंटास्टिक। ओके, तो दोस्तों क्या है, आपको आईडीटी में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, कुछ नया पूछा गया है, राइट। एंड विच इज़ वाई दोस्तों यही इनिशिएटिव लिया है। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग MTPs का भी करने वाले हैं, MCQs का भी करने वाले हैं, मिक्स बैग का भी करने वाले हैं मैराथन। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब करो, और ये सभी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ दोस्तों। लिंक्स सभी मेंशन्ड है इन द कैप्शन। ऑल्सो इसका PDF आपको मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। ओके, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बली बाय सॉरी बली बेल्स लिमिटेड। ओके, तो दोस्तों बली बेल्स की बात अगर करें माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि बॉस एग्रीगेट टर्नओवर सितंबर मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। प्लीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है, और ये मिस्टेक इस बात की हो जाती है कई बार कि हम लोग पीरियड को फोकस नहीं करते, राइट। क्योंकि एक ही सम में सितंबर का भी डेटा दिया होता है, अक्टूबर का भी दिया होता है, और नवंबर का भी दिया होता है। तो ऐसा गलती मत करना, फोकस पीरियड पे ज़रूर करना दोस्तों। मैं यहाँ पे साथ साथ में आपको सिखा रहा हूँ, स्पेशली ये केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो में कैसे आपको चीज़ें टैकल करनी होगी, ठीक है। परफेक्ट। तो आज यहाँ पे पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपको क्या लेना होता है, आंख बंद करके आउटवर्ड सप्लाई के डेटा पे ही फोकस करना है। तो सबसे पहले ये देख लो सितंबर का डेटा कहाँ तक का है। तो भैया अगर यहाँ से अक्टूबर की चीज़ें शुरू हो रही है, तो उसका मतलब यही सितंबर का डेटा है। तो यही क्वेश्चन से मैं क्या है निस्बत रखता हूँ, एब्सोल्युटली रेलेवेंस रखता हूँ। तो आज सबसे पहले पैराग्राफ में ही इंट्रा और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई की बात बोली है। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट और आउटवर्ड सप्लाई में दोनों आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आज यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 lakhs, ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कितना, 40 lakhs, दैट इज हाउ मच, 95 lakhs। तो दोस्तों 95 lakhs ये आ गया। दूसरा बोला है बली बेल्स लिमिटेड सोल्ड लैंड फॉर, ओके, हाउ मच माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी। वहां पे लिखा है क्लियरली 2 crores इन द मंथ ऑफ सितंबर। बली बेल्स परचेज्ड वन हैवी स्टील मशीनरी इन द मंथ ऑफ सितंबर, दैट इज हाउ मच, 1 lakh, excluding GST at the rate 18%. Bali Bells capitalized the value of machinery along with GST paid on the same in its books of accounts and claimed depreciation on the full value of machinery as well as GST amount. Apart from this, तो ये तो क्लियरली क्या परचेज का डेटा है, गॉट इट, यस। और लास्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस बली बेल्स हैज टैक्स इनवॉइस ऑन 25 जुलाई लास्ट फाइनेंशियल ईयर विद रिस्पेक्ट टू एन इनवर्ड सप्लाई, ये भी परचेज का डेटा है, कोई काम का नहीं दोस्तों। एक ही सेल का डेटा है, और अगर आप देखेंगे वो है यहाँ पे द डेटा इज सोल्ड लैंड वर्थ ₹200 lakhs, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या इसको मैं एग्रीगेट टर्नओवर में लूँ, बताइए आप। नहीं दोस्त, इसको नहीं लूंगा, क्योंकि ये मैंने एफएमएम सीरीज में कवर किया है कि आज एग्रीगेट टर्नओवर में आप सिर्फ लेंगे आउटवर्ड सप्लाई पर जो सप्लाई ही नहीं है, यानी कि क्या शेड्यूल 3 वाली आइटम 7.2 के तहत जो नहीं है, नॉट अ सप्लाई, तो दोस्तों वो चीज मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। फॉरगेट अबाउट आउटवर्ड या इनवर्ड, वो सप्लाई ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए मैं उसको लूंगा ही नहीं एग्रीगेट टर्नओवर को अंदर। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा ये चीज से, ये गेम चेंजर हो सकता है, राइट। और इसीलिए दोस्तों मैं 95 lakhs को टिक मार्क करूंगा, एंड दैट इज वेयर थिंग्स एंड। 99% दोस्तों यहाँ पे लोग याद रखना 295 lakhs को क्या है डेफिनेटली दोस्तों करेंगे ऐड, ये चीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ओके, परफेक्ट है दोस्तों। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं वो लोग बत्रा लिमिटेड की। बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग बत्रा लिमिटेड से। बत्रा लिमिटेड की बात करें तो आज दोस्तों बत्रा लिमिटेड, अ नॉर्मल टैक्स पेयर, इज वाइंडिंग अप इट्स बिजनेस इन राजकोट, राइट। द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ बत्रा लिमिटेड हैज सजेस्टेड द बत्रा लिमिटेड दैट तुझे भाई या तो क्या है एनुअल रिटर्न फाइल करना है या फिर क्या है दोस्तों फाइनल रिटर्न एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ आरसी। दोस्तों इस तरह से क्या है ओपिनियन दिया जा रहा है बत्रा लिमिटेड को कि भैया या तो एनुअल रिटर्न फाइल करो या तो फाइनल रिटर्न। क्या उसका टैक्स कंसल्टेंट सही है? क्या आइदर और होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए? एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि दोनों होना चाहिए भैया, दोनों होना चाहिए। ओके, और उसका रीजन एक ही है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, जो मैं एफएमएम सीरीज में आगे क्या है ये मैंने बाकायदा क्या है इसका मैं बनवा रहा हूँ कि भैया आज ये दोनों चीज एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। फाइनल रिटर्न में तब फाइल करता हूं माय डियर फ्रेंड्स जब मैं मेरा आरसी सरेंडर या कैंसिल, या तो सरेंडर करता हूं या फिर वो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है, तब नौबत आती है। और एनुअल रिटर्न तो हर नॉर्मल टैक्स पेयर को फाइल करना ही है जिसका ड्यू डेट है जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ उसके अगले साल का 31 दिसंबर, राइट। तो दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग इवेंट्स पे ट्रिगर होता है। ओके, और आज अगर आप क्या है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल कर रहे हो तो भैया फाइनल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा जिसका ड्यू डेट भी क्या है दोस्तों, डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर ओके डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर से 3 महीने के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आपका फाइनल रिटर्न। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको थियरी क्वेश्चन के तौर पे डेफिनेटली आ सकता है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे बस इतना पूछा है कि भैया आज एक रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पर उसको आगे जाके फिर क्या है पता चला कि कुछ मिस्टेक हुआ है ये बिल में और उसे क्या करना है, उसे एडिट करना है। ओके, तो क्या ये एडिटिंग पॉसिबल है? क्या आपका ईवे बिल आप जनरेट होगा उसके बाद एडिट कर सकते हो आप, जैसे आप एडिट करते हो दोस्तों आपके इंस्टाग्राम के थंबनेल्स या फिर वीडियोस? एब्सोल्युटली नहीं दोस्तों, ये एकदम यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह है। एक बार थंबनेल डाल दिया फिर वापस क्या है आप नहीं कुछ चेंज कर सकते। ओके, और इसीलिए दोस्तों ई वे बिल भी आप कभी भी एडिट नहीं कर सकते एक बार जनरेट करने के बाद। यस, एक ऑप्शन जरूर दिया गया है और वो ऑप्शन है क्या, कैंसल। क्या बड़ा कैंसल, आप कैंसल जरूर कर सकते हो अपने ई वे बिल को, पर वो भी 24 घंटे के अंदर फ्रॉम द डेट इट इज जनरेटेड माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस, पर उसमें भी अगर दोस्तों ट्रांजिट में आपका क्या है माल पकड़ा जाता है और ट्रांजिट में इंस्पेक्शन की जाती है आपके गुड्स वगैरह की इन द कन्वेंस इन विच इट इज गोइंग, तो दोस्तों फिर वहां पे आपको एडिट करने का ऑप्शन चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कई बार लोग भूल जाते हैं, पर जिन्होंने मेरा दोस्तों ई वे बिल का क्या है चैप्टर देखा होगा, पक्का 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 दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन उनको मिल गया होगा, राइट। परफेक्ट है दोस्तों। यस, इट यू कैन ओनली कैंसिल, यू कैन नॉट एडिट इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात आ रहा है दोस्तों ओके मानवता ट्रस्ट की। मानवता ट्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और यहाँ पे दोस्तों आपको ओके क्या क्वेश्चन मैंने डाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ही डाला है, दूसरे सब फालतू क्वेश्चन थे इसीलिए मैंने उसको लिए ही नहीं है दोस्तों। और इसीलिए एक क्वेश्चन मुझे लगा जो हट के है, जो शायद थोड़ा क्या है आपको डिफिकल्टी आ सकती है जज करने में। तो यहाँ पे इतना ही बोला है, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ मानवता ट्रस्ट विच डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ, राइट। तो दोस्तों उसके लिए मैं भी आपको बोल देता हूँ कि यही पैराग्राफ आप क्या है देख लीजिए और इसी में से क्या है आंसर ढूंढ लीजिए। आंसर यहाँ पे ओके यहाँ से ही मिल जाएगा आपको दोस्तों। पहला, इट रन्स अ ओल्ड एज होम फॉर सीनियर सिटीजन्स, नॉमिनल चार्जेस ऑफ 15,000, ओके, टोटल नंबर इज 20। ओके, दूसरा, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आपको क्या लग रहा है, क्या ये सप्लाई है और क्या ये सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जेम सप्लाई है? ओके, तो सबसे पहले मैं तो ये देख लूंगा कि मानवता ट्रस्ट 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो पता चला यस, मानवता ट्रस्ट दोस्तों ओके डेफिनेटली 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ सॉर्टेड है। तो भैया ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे जो ट्रस्ट रन कर रहा है ओके वो पहले तो वो
सप्लायर जो स्पेसिफाइड होना चाहिए वो ही है। अच्छा, कंसिडरेशन भी अप टू 25,000 है, रिमेंबर दैट। एंड थर्ड माय डियर फ्रेंड्स, रिसिपेंट जो है सीनियर सिटीजन है, और वो सीनियर सिटीजन बोल दिया है तो ऑब्वियसली वो 60 या 60 के ऊपर का ही होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों ये सप्लाई है और ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ऐसा बोलूंगा मैं। ठीक है। दूसरा, इट रेंट्स आउट अ कम्युनिटी हॉल, okay, with the precincts of a temple managed by it on 15th of August for a religious function। 5,000 फर्स्ट हाफ का है, एंड आर्ट एग्जीबिशन उसका जो है दोस्तों वो 6,000 का है। देखो जरा यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट हाफ का 5,000 है, एंड फॉर एन आर्ट एग्जीबिशन इन द सेकेंड हाफ इट इज 6,000। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों जो मैं करना चाहता हूँ, और जो मेरे एफएमएम सीरीज में भी कवर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसमें आप क्या जज करेंगे बताइए, क्योंकि उसने 15 अगस्त को भाड़े पे दिया है फर्स्ट हाफ में। ओके, एक रिलीजियस फंक्शन था उसके लिए 5,000 चार्ज किया, और फिर सेकेंड हाफ में दोस्तों एक आर्ट एग्जीबिशन का था उसके लिए 6,000 चार्ज किया। तो दोस्तों आज आपको पता है कि इस तरह से कभी भी आप भाड़े पे देते हो हॉल तो उसका कितना है रेंट माय डियर फ्रेंड्स, 9,999। यस, इतने तक अगर रेंट हुआ तो वो हो जाएगा बेटा एग्जेम्प्ट। अब दुविधा इस बात की है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स कि भैया आज ये पूरे ट्रांजैक्शन बेसिस पे मैं चेक करूं, या फिर पूरे दिन में जितनी बार भी भाड़ा दिया वो सब लिमिट्स को क्या है, वो सब ट्रांजैक्शंस को एग्रीगेट ले लूं और फिर चेक करूं कि पूरा भाड़ा कितना आया उसको। बताइए बताइए बताइए, क्या यहाँ पे मैं ऐसा जज कर लूँ कि 11,000 है और इसको टैक्सेबल करवा दूँ पूरा का पूरा, या फिर मैं ऐसा जज करूँ कि यार 5,000 और 6,000 दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस थे और वहाँ पे भाड़ा ओके पर डे के हिसाब से आपका 999 के 9,999 के नीचे था और उसे एग्जेम्प्ट करवा दूँ। अब यू गेटिंग इट? क्या उसको सेपरेट रख के सेपरेट लिमिट रखूँ, या फिर उसको एग्रीगेट करके एक ही लिमिट दूँ? ये क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, कमेंट करिए फॉर बेटर रीच, क्योंकि अगर ये टीचर कर रहा है दोस्तों मेहनत, तो आपकी ये उत्तरदायित्व बनती है कि आप ये कंटेंट मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाए, पूरे इंडिया के बच्चों, उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम सब जगह पहुंचाए माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका उत्तरदायित्व है। ओके, यस, ये आपका धर्म है। ओके, जैसे कृष्णा जी बोलते हैं अपने इन महाभारत। तो दोस्तों इसका खुलासा एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, इसका खुलासा ये है ओके कि यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप ऐसा ही देखेंगे कि बॉस आज ये ट्रस्ट और रिसिपेंट्स एक हो दो हो डजेंट मैटर, उसको रेंट करना है ये हॉल, जिसका भाड़ा जो होगा माय डियर फ्रेंड्स ओके वो पर डे के हिसाब से होगा। तो अगर आपने 2 जन को दिया है डजेंट मैटर, 2 जन को दिया है 1 जन को दिया है डजेंट मैटर, पर डे का भाड़ा ओके शुड नॉट एक्सीड 9,999। गॉट इट? इट शुड नॉट एक्सीड दिस अमाउंट। बट दोस्तों क्लियरली यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 11,000 आ रहा है, विच इज एक्सीडिंग दिस लिमिट, और इसीलिए वो टैक्सेबल होगा। द रीजन ये चीज करा गया है बिकॉज आज होगा क्या पता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो ऐसा हो जाएगा कि मेरे ही क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा फंक्शन है और मेरी ही 4 फंक्शन है, तो मैं एक बिलिंग करवा दूंगा मेरे नाम का, एक मेरी वाइफ के नाम का, एक मेरे चाचा के नाम का, एक भतीजे के नाम का, वॉट, और इस तरह से मैं एग्जेम्पशन ले लूंगा, और ऐसा ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है बोल दिया है, देख भाई रिसिपेंट जो भी हो एक दिन में जितने भी फंक्शन हुआ जो भी रिसिपेंट्स ने किए, अगर एक दिन में तेरी इनकम सप्लायर तू अपने एंड से देख, तेरी इनकम 10,000 से माने 9,999 से ओके ज्यादा हो रही है, तो उस केस में फिर जितने भी क्या है तूने सर्विस दी है बेटा वो पूरा ही हो जाएगा टैक्सेबल। एंड ऑफ डिस्कशन। तो यहाँ पे 11,000 है तो पूरा 11,000 हो जाएगा टैक्सेबल, राइट? तो ये क्वेश्चन में ओके एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलकुलेट द एग्जाम सप्लाईज, कैलकुलेट द टैक्सेबल सप्लाईज। तो आप मुझे बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे
ओके, ये हो जाएगा कौन सा सप्लाई, यस ये हो जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, गूगली था दोस्तों, आपको ये एहसास हो गया होगा, इसीलिए मैंने ये लिया है। ओके, थर्ड, इट रेंट आउट रूम इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द सेट टेम्पल टू द डिवोटीज फॉर रुपीज 950 पर रूम पर डे, टोटल अमाउंट कलेक्टेड 35,000। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे जो रेंट हो रहा है रूम वो 999,999 से नीचे है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो दिस विल अगेन बी एग्जाम सप्लाईज। तो दोस्तों यहाँ पे ओके देखिए ये क्वेश्चन में तो ऐसे ही पूछा है विच डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई, तो यहाँ पे मैं तो बोलूंगा क्या कि ये तीनों तो सप्लाई है बॉस। तो अगर ये तीन ऑप्शन है ऑलरेडी जो यहाँ पे बी सी और डी में दिखाई दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तो सप्लाई है। पर ये जो चौथा ऑप्शन है फ्री लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू नीडी स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझिए ओके, इसको आपको बस एक बार देखना पड़ेगा ओके, कि भूल से भी यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इसने आईटीसी ले लिया और फिर जाके परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है ओके ऑफ बिजनेस एसेट। अगर वैसा है तो फिर वो भी डीम सप्लाई होगा और चारों क्या है सप्लाई हो जाएंगे। पर अगर ऐसा कहीं स्पेसिफिकली नहीं दिया है कि आईटीसी लिया है बंदे ने, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और सिर्फ इतना ही दिखा है क्या कि बंदे ने क्या है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो फिर सिंपल सी बात है दोस्तों 7(1)(a) के तहत ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन और ये नॉट ए सप्लाई हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। पर ये लिखा कहाँ है, एक बार चेक कीजिए चेक कीजिए चेक कीजिए ओके। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कौन से मंथ की, सॉरी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से ट्रांजैक्शन की, यस इन द मंथ ऑफ दोस्तों जून ओके, ध्रुवा ध्रुव ध्रुव सॉरी इन द मंथ ऑफ जून मल्टीनेशनल कंपनी right, Dhruv Tara gifted 500 laptops worth rupees 50 lakhs to the trust free of cost for charitable purpose without an intention of any business promotion okay, and Manav Tata distributed these laptops for free in the same month to the needy students। यानी आए भी फ्री में थे, दिया भी फ्री में है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने परचेज किया है उसका आईटीसी लिया और फिर फ्री में दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। फ्री में आए थे तो ऑब्वियसली देयर इज नो कंसिडरेशन गोइंग फ्रॉम माय पॉकेट और फ्री में ही दे दिए, तो फ्री में दे दिए, नॉट अ सप्लाई बिकॉज वो विदाउट कंसिडरेशन है। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन है विच इज नॉट अ सप्लाई, तो पहला ही आएगा। यहाँ पे क्या होता है आई विल टेल यू, यहाँ पे जिनको क्या है ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ना कि कौन सा ट्रांजैक्शन नॉट अ सप्लाई है, कौन सा ट्रांजैक्शन एग्जाम सप्लाई है, ये दोनों में जिसको डिफरेंस नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा भैया यहाँ पे तो क्या है चारों चार केसेस ऑल ऑफ द अबो करके पांचवा एक ऑप्शन आना चाहिए था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही है तो आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे रिविजन वीडियोस भी देखे हैं तो आई यू गेटिंग इट, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना। ऑल्सो यहाँ पे और दो क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं राइट कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम सप्लाईज था इन तीनों में से, तो आपको पता है आपको पहला और तीसरा आंसर देना है। कौन सा टैक्सेबल सप्लाई, तो आपको पता है आपको दूसरा आंसर देना है 11,000 ओके, और एग्जाम में 3,35,000। आर यू गेटिंग इट, यस ओके। ऑल्सो यू कैन हैव द लिबर्टी ऑफ सॉल्विंग द एंटायर सम ओके। फ्रेंकली एंटायर सम की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो समझा दिया है, तो यहीं पे रैप अप कर देना है इसको। पर याद रखना मेन इसमें दो गेम था कि तुझे पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन नॉट अ सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई। दूसरा तुझे पता होना चाहिए था ये एग्जामेशन जो है ओके, जो दूसरा वाला जो उन्होंने क्या गेम खेला है उसमें पूरे दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, जितना भी रेंट कलेक्शन हुआ है देख लो, और फिर ये देख लो कि भैया वो 4x9 के ऊपर जाता है कि नहीं। अगर जाता है तो टैक्सेबल करवा दो, नहीं जाता तो एग्जेम्प्ट करवा दो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्प्ट करवा दो, जरा भी झिझको मत आप। आर यू गेटिंग इट, यस, एंड जस्ट डू इट एंड मेक इट हैपन माय डियर फ्रेंड्स ओके, परफेक्ट ओके, बहुत ही बढ़िया था। आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स जो मैंने लिए हैं और वही ट्रांजैक्शंस को पकड़ लिए और धर दबोचे हैं जो गूगली हो सकते हैं। आर यू गेटिंग इट, यस ओके। टाइप करना दोस्तों कमेंट सेक्शन में गूगली समझ आ रहा है दोस्तों, यस यस, टाइप करना गूगली दोस्तों, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको भी क्या है ये फील हुआ है कि मैंने सही समझाया है ओके। सेकेंड वाला है दोस्तों मिस्टर पृथ्वीराज उज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। दोस्तों वो सप्लाई कर रहा है सब सर्विसेज इन महाराष्ट्र
और बहुत सारी प्रोवाइड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ओके दोस्तों, यहाँ पे फ्रैंकली मैं सिर्फ इफेक्ट क्या है डिस्कस करूंगा। दूसरा आपको पता ही, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी आपको करना होता है, टेंशन घेऊ नका। ओके, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ मैं कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस की। ओके, तो कर्नाटिक दोस्तों आपको पता ही है कि ये एक क्लासिकल फोक डांस है। ओके, कौन कर रहा है? एज अ ब्रांड एम्बेसडर कर रहा है पृथ्वीराज। माँ कसम, एज अ ब्रांड एम्बेसडर कर रहा है। तेरे को शर्म लज्जा आती है बेटा? ऐसा करोगा तो पूरा पूरा हो जाएगा टैक्सेबल, भले ही 1,50,000 के नीचे ही क्यों ना हो अमाउंट, राइट। सेकेंड, आउटडोर केटरिंग सर्विस अवेल्ड है बेटा, याद रखना, इनपुट है ये। ओके, फॉर मार्केटिंग ऑर्गेनाइज फॉर इस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। दोस्तों इसका एटीसी नहीं मिलेगा रे बाबा, सिंपल, अनलेस इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट दोस्तों, आज सर्विस प्रोवाइड की है उसने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट की प्रोवाइडेड टू सुबेदार कॉलेज। ओके दोस्तों, मैं आगे पढ़ूं भी नहीं क्योंकि मुझे पता है वो 5 सर्विसेज जिसका मैंने बढ़िया सा एफएमएम करवाया था, आपको दोस्तों पता है, कभी सिक्योरिटी गार्ड बन गया था, कभी ऐसा मस्त था। एक बार चेक करना, एफएमएम 1 डे 1 ही था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोस्तों वहां पे मैंने बात की थी कि यहाँ पे ये 5 सर्विस जो है वो आप दे सकते हो किसको, प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल। 5 सर्विस का रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, फिर बच्चे को अकेला नहीं भेजेंगे, सिक्योरिटी, बच्चा फिर खाएगा केटरिंग, फिर बेटा क्या है, ओके कर देगा बेटा तथास्तु हाउसकीपिंग और क्लीनिंग सर्विस। ये 5 दोस्तों क्या है माय डियर फ्रेंड्स, प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल को दिया तो ही एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे ये दिया दोस्तों किसको, एक कॉलेज को जो नहीं आता है, वो रिक्वायर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो दोस्तों हम लोगों ने बात की थी। ओके तो दोस्तों ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्या, ओके डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स टैक्सेबल। नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात, 1,75,000 माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो बोलूँ जब भी ऐसा कोई टाइप का लीगल सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस आ रहा है, तुरंत बेटा क्या है, अगर स्पेसिफिकली आपने सर्विस ली है तो मैं पृथ्वीराज का लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक कर लूंगा कि लास्ट ईयर का डेटा दिया है कि नहीं। डेटा दिया है दोस्तों, डेटा दिया है माँ कसम, और डेटा यहाँ पे ये दिया है कि उसका लास्ट ईयर टर्नओवर 2.5 करोड़ था, विच वॉज क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स ओके अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो आरसीएम बनता है एंड आरसीएम के तहत वो टैक्स पे करेगा। ओके, याद रखना दोस्तों, प्लीज याद रखना एक चीज हमेशा, कि आप जो भी कंप्यूटेशन कर रहे हो, अगर वो आरसीएम के केस में आता है तो अलग से आप क्या है, इस तरह से एक अलग कंप्यूटेशन करना, आउटपुट टैक्स में ऐड मत करके खुद का कंफ्यूजन मत बढ़ाना। आप अलग से लिख देना इस तरह से, इनपुट टैक्स पेबल एज पर आरसीएम, ठीक है, इस तरह से लिख दो। फिर यहाँ पे लीगल सर्विस लिख दो, फिर यहाँ पे उसका वैल्यू लिख दो, जो भी वैल्यू है, ओके मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 18% है तो जो भी उसका वैल्यू आ गया, और वही वैल्यू आपने यहाँ पे दिखा दिया, पेबल इन कैश। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, उसका वैल्यू चेक करो, तो लेट्स से वैल्यू है 1,75,000 और यहाँ पे जीएसटी का रेट है 18%। ओके, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे, यहाँ पे जो भी अमाउंट है, जैसे ही आपने यहाँ पे पेबल इन कैश लिख दिया तो ये अमाउंट तो आपको पे करना है गवर्नमेंट को, और साथ साथ में क्या करोगे, ओके आईटीसी का जब आप कंप्यूटेशन कर रहे हो दोस्तों, राइट, तो उसमें लीगल सर्विस को भी ऐड कर देना, जो भी अमाउंट है। तो पहले आपने दिखा दिया कि आपके जेब से कट गया है, तो आपने पेमेंट दिखा दिया यहाँ पे अलग से, और फिर आपने आईटीसी का जो भी कंप्यूटेशन हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बोला कि भैया इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट, और लेट्स से उसका अगर मिल जाता तो वहाँ पे वो अमाउंट होता। फिर दूसरा अमाउंट कौन सा होता है, लीगल सर्विस का, वैसा टाइप। ओके परफेक्ट, फिर भी मैं एक बार काम करूंगा, यहाँ पे आईटीसी का कंप्यूटेशन आपको दिखा के ही जाऊंगा। चलो डन। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज अ business correspondent with respect to accounts in branch of bank located in urban area। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे अगर बैंक अर्बन एरिया में आ जाए तो अगेन गूगली खेल ली उन लोगों ने, हो जाएगा टैक्सेबल, पूरा का पूरा वो लाइन ही टैक्सेबल हो जाएगा। एजेंट टू बीसी, बीसी टू बैंक, एजेंट टू बीएफ, बीएफ टू बैंक, हो जाएगा टैक्सेबल, अरे हो जाएगा टैक्सेबल। आर यू कैरिंग इट? यस, ये है केस। और यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली वो टैक्सेबल हो जाएगा। पर याद ये भी रखना आपको कि बीसी टू माय डियर फ्रेंड्स बैंक, जब भी आप सर्विस दे रहे हो, मैंने एक बात बोली थी, बीसी यानी सीनियर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेता है, एफसीएम के तहत हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, भूल नहीं सकते हो आप। ओके परफेक्ट है। ओके यस,
तो ये चीज़ सीन शॉर्ट हो गया अपना। तो यहाँ पे एफसीएम के तहत सप्लायर ही यानी पृथ्वीराज ही टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट, रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर। दोस्तों यहाँ पे भी गूगली अगेन मारी है, ऋषि पंत बैंक या एनबीएफसी के जगह पे उन्होंने कार डीलर पे डाल दिया है। ऋषि पंत वो नहीं है जो हमको चाहिए, हमको चाहिए बैंक या एनबीएफसी, यहाँ पे कार डीलर, सप्लायर ही पे करेगा। अगेन एफसीएम के तहत पृथ्वीराज पे ही ये जिम्मेवारी आ जाएगी। एंड द लास्ट इज जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार वेयर द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ कार इज 5 जन। मैं आगे देखूंगा ही नहीं कि ऑफिशियल है कि पर्सनल तेल लगाने का आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है वहां पे दोस्तों जहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिलता है, और वो तभी मिलेगा जबकि सीटिंग कैपेसिटी होगा मोर देन 13, तो ही आपको जनरल इंश्योरेंस ओके या फिर अपना कौन सा है बताइए, सर्विसिंग ओके और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का आईटीसी मिलेगा। तो आज जनरल इंश्योरेंस का आईटीसी तब मिलता जब मोटर व्हीकल का मिलता, पर यहाँ पे मोटर व्हीकल का नहीं मिल रहा है, इसलिए जनरल इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा, तथास्तु ओके। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो बंधु मेरे बंधु, डू यू रियलाइज कि यहाँ पे एक ही चीज का मिलेगा आईटीसी, और वो है लीगल सर्विस। तो आज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में याद रखना 1,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 15 लाख। रेट यहाँ पे सबका 18% है, तो ये सब का दोस्तों आप क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे, राइट। और यहाँ पे आपका आउटपुट टैक्स आ जाएगा, वो सब वैल्यू मिला के मल्टीप्लाई बाई 18%, ठीक है। माइनस आईटीसी में आपके पास एक ही चीज़ रहेगा, वो है लीगल सर्विस, जो 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 18% का जो फिगर है वो आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा नेट ओके टैक्स पेबल इन कैश। तो यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे एक अमाउंट है ही, वो टोटल करके आप क्या कर देना, टोटल अमाउंट पेबल इन कैश बाय मिस्टर पृथ्वीराज ओके। और पीरियड अगर मेंशन है तो पीरियड वो कर देंगे, तो पूरा आंसर आपका सही 100% मिल जाएगा। बस नोट्स अच्छे से इसकी लिख देना ओके। परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, बंधु मेरे बंधु, समझ गया तो बंधु ओके यस। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं दोस्तों ओके, डिटरमाइन वेदर जीएसटी इज पेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। छोटा सा है, जीएसटी है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, नॉट अ सप्लाई है, वो अपने को जज करना है। बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग ध्रुव डेवलपर्स की, और वहां पे बोला है कि दे हैव सोल्ड अ प्लॉट of land in Greater Noida after leveling, laying down of drainage lines, water lines and electricity lines। ये केस में माय डियर फ्रेंड्स इन्होंने कुछ नहीं किया है, जो भी वो लैंड है उस पे उन्होंने क्या है, ये तब्दीली की है, अच्छा लैंड बना दिया जिसमें ये सब चीज़ें क्या है मेंशन्ड है, लेवलिंग है, ड्रेनेज है, वाटर लाइन से, इलेक्ट्रिसिटी लाइन से, करेक्ट यस। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, और वो है ये डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। Why it doesn't matter my dear friends? Very simple, because land तो land ही at the end of the day, और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शेड्यूल 3 एक्टिविटी में आती है विच इज नॉट अ सप्लाई एज पर 7 सबसेक्शन 2। तो ये सब करके भी दोस्तों वो वहीं पे कवर होगा और उस पर नहीं लगेगा जीएसटी, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है, तो यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बोला है डेक्कन शिपिंग कंपनी जो है दोस्तों रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन अंडमान एंड निकोबार प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर सर्विस टू लोकल रेसिडेंट्स इन द फेरीज ओन्ड बाय इट फ्रॉम नील टू हैवलॉक आइलैंड। अभी एक चीज याद रखना, भले ही दोस्तों यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि दिस यू नो दीज फेरीज यानी कि जो छोटी छोटी बोट्स होती है दैट इज ओन्ड बाय हुम, डेक्कन शिपिंग कंपनी। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो ओनर है शिप का वो दोस्तों क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि ये पब्लिक ओके ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये नहीं दोस्तों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा मतलब नहीं होता है गाउठी कि इसको क्या है जो गवर्नमेंट चलाता है वो ही क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गवर्नमेंट ने सॉरी आईसीआई ने और गवर्नमेंट ने रादर ओके एक ही क्लैरिफिकेशन दिया है, वो है ये कि जो भी गाड़ी इज ओपन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि ओके कल उठ के दोस्तों मैं मेरी मर्सिडीज जो है वो क्या निकालता हूँ ओके और आप जा रहे हैं दोस्तों कहाँ पे ओके घर से स्टेशन, और मैं आपको बोलूँगा हाँ 50 रुपया भाड़ा लगेगा, वैसे 20 रुपया है फेयर बेटा, पर मर्सिडीज़ में जा रहे हैं तो 50 रुपया भाड़ा लगेगा बेटा दोगे, और मैंने बोला आ जा बेटा, और मैं क्या है बेटा तेरे को तेरे घर से स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ। तो दैट मर्सिडीज इज ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर व्हाट पब्लिक यूज, क्योंकि अपन मर्सिडीज में लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं।
हाँ, तो भले इट इज ओन्ड बाय मी, बट बेटा क्या हो जाएगा, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेचर आ जाएगा। पर दोस्तों मैं अगर ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करता हूँ दोस्तों, राइट, और खुद ही जाता हूँ, खुद ही आता हूँ, उसमें मेरे अलावा और कोई भी अलाउड नहीं है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेचर वहां से छिन जाता है, राइट। तो यस, इट इज मेंट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, एंड प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे ओके क्लियरली क्या है, ये टूरिज्म के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये लोकल रेसिडेंट्स के लिए यूज हो रहा है, बिकॉज अंडमान निकोबार 3 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, हैवलॉक है, नील है, पोर्ट ब्लेयर है, तो उसमें आवन जावन का एक ही तरीका है बेटा, और वो है क्या, थ्रू दीज फेरीज, राइट। वहाँ पे ऐसा कोई सेतु वेतु नहीं बना है, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये केस है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ओके, और इस तरह से इसको एग्जेम्प्ट ही करवा देना, बिकॉज यहाँ पे सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे इट इज ओके ट्रांसपोर्टिंग द पैसेंजर्स वाया वेसल, वेर द प्रीडोमिनेंट नेचर इज नॉट टूरिज्म, बिकॉज टूरिज्म के लिए या तो क्रूज या तो फिर क्या है आपका शिकारा आता है, एंड थर्ड इज इट इज इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ ट्रांसपोर्ट विच इज ओपन फॉर एवरी वन, ओके। तथास्तु माय डियर फ्रेंड्स, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है, फुर्सत में पढ़ लेना, ओके, यस। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहा हूं मैं, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज। इशारा किस बात की तरफ है, इशारा इस बात की तरफ है दोस्तों कि सिद्धि बिल्डर्स हु इज रजिस्टर्ड इन हरियाणा rented out 20 residential units owned by it in संस्कृति to रुद्र लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। दोस्तों ये मैं कई बार ऑलरेडी करवा चुका हूँ, एक्चुअली मैंने आरसीएम में भी ये करवाया था, सुन लीजिए। यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने ओके एक टेनेंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, उसको रेसिडेंशियल यूज के लिए रेसिडेंशियल क्या है ये यूनिट दिया है भाड़े पे, आरसीएम तुरंत लग जाएगा, बिकॉज रिसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल नहीं है, ओके, जो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, नहीं, इंडिविजुअल नहीं, वो कंपनी है, आरसीएम लग जाएगा। दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, पुरोहित कंसल्टेंट्स की, अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज अ रेगुलर टैक्स पेयर पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 70,000 एज अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय अ प्राइवेट एनजीओ इन दिल्ली। इशारा यहाँ पे इस बात की तरफ है दोस्तों कि आप देख लीजिए, यहाँ पे भी वर्ड यूज किया स्पॉन्सरशिप फीस, स्पॉन्सरशिप सर्विस नहीं है दोस्तों, स्पॉन्सरशिप फीस है। यहाँ पे पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे बना बनाया खेल नहीं दिया है आपको, आपको बाकायदा डिटरमाइन करना पड़ेगा हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपेंट, योर जेब जिसका कटा इज द रिसिपेंट, एंड दैट इज वाई हु इज द रिसिपेंट माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। पुरोहित कंसल्टेंट्स, मेजर्स पुरोहित कंसल्टेंट्स जो एक पार्टनरशिप फर्म है, और वो एनजीओ को दे रहे हैं क्या, ये स्पॉन्सरशिप। तो दोस्तों स्पॉन्सरशिप वो दे रहे, तो जेब उसका कट रहा है, तो रिसिपेंट वो हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा एनजीओ, जो उसको एक्चुअली ओके बोला जाएगा कि स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है इन द गार्ब ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस, राइट, यस। तो अब हम लोग स्पॉन्सरशिप फीस पेड से स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आ गए, बिकॉज वी हैव डिटरमाइंड हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपेंट, एंड योर माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, रिसिपेंट ओके कौन है बताइए, एक पार्टनरशिप फर्म है। और आपको पता है दोस्तों स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिसिपेंट या तो पार्टनरशिप फर्म होगा या तो बॉडी कॉर्पोरेट होगा, कोई भी होगा दोस्तों, तो आरसीएम लग जाएगा, ओके, ये केस है माय डियर फ्रेंड्स। और उस तरह से पार्टनरशिप फर्म या फिर बॉडी कॉर्पोरेट माय डियर फ्रेंड्स ओके हो जाएगा, एंड दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू स्पेसिफिकली टेल, ओके, बस, ओके। तो यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा। तो यहाँ पे गूगली ये था सिर्फ दोस्तों कि स्पॉन्सरशिप फीस पेड वर्ड यूज किया था, तो आपको बनाया बनाया खेल नहीं था दोस्तों, आपको पहले फिगर आउट करना पड़ा कौन सप्लायर है कौन रिसिपेंट है, फिर रिसिपेंट देखना पड़ा कि बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है, और उसके बाद आपने कंक्लूड किया कि आरसीएम लगेगा, ठीक है, परफेक्ट। दोस्तों फिफ्थ वाला मैं बोलूँगा कि ये कई बार आ जाता है जहाँ पे बोला जाता है कि रूल 21 के तहत बताइए भैया कि कौन से वो केसेस है जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने मेंशन किए हैं जहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन होने पे आपका आरसी कैंसिल हो सकता है। तो भैया वो बता देना वो केसेस जो हम लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर में किए थे, ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, सिक्स्थ पार्ट अगर मैं बोलूँ तो भैया यहाँ पे ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है सम और दी अदर वे, ओके, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग लायबिलिटी। देखो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग लायबिलिटी ओके
अंडर सेक्शन 49 में इसमें कई बार गलती क्या कर देते हैं पता है लोग, यहाँ पे वो लोग लिख के आ जाते हैं पहले आईजीएसटी एग्जॉस्ट करो, अगेंस्ट आईजीएसटी बच गया तो फिर सी और एस, फिर सी का क्रेडिट यूज करो, फिर एस का क्रेडिट यूज करो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब सीन हो रहा है, अरे ये सब सीन हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? यस। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ओके भाई। दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको वो नहीं करना है भाई, यहाँ पे आपको ई लायबिलिटी लेजर का क्या है, ओके वो पैटर्न फॉलो करना है। ओके कि सबसे पहले आप क्या है, टैक्स, सेल्फ असेस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, प्रीवियस टैक्स पीरियड का चुकाओ, फिर करंट टैक्स पीरियड का चुकाओ, और फिर क्या है 73 74 के तहत जो रीअसेस लायबिलिटीज ऑफ प्रॉपर ऑफिसर उसको चुकाओ। तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि वो अभी जो मैंने बोला वो आईजीएसटी फिर सीजीएसटी फिर एसजीएसटी वो वाला इज मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो वहां पे आईटीसी का मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है और यहाँ पे ओके डिस्चार्जिंग टैक्स लायबिलिटी का बात हो रहा है। तो ये चीज आप कृपया करके याद रखना और बेटा याद रखना। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं हम लोग ये क्वेश्चन की, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। बात कर रहे हैं हम लोग मेजर्स डिलाइट ब्रदर्स की। डिलाइट ब्रदर्स की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देख लो। क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया डिलाइट ब्रदर्स का टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल क्या है। अगेन देखो इन्होंने क्या है ये क्यों मेंशन किया है अप्रैल, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक से ज्यादा टैक्स पीरियड्स हो। ओके तो दोस्तों सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप गौर से चेक करेंगे तो बोला है मेजर्स डिलाइट ब्रदर्स अ पार्टनरशिप फर्म विच इज एंगेज्ड इन रेस्टोरेंट बिजनेस। अरे रेस्टोरेंट बिजनेस, यस ये रेस्टोरेंट बिजनेस जो है दोस्तों, ओके उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया। देखो अभी इसमें आई टेल यू सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिए, ये वर्ड टंग करके क्या अपने दिमाग में जैसे ही आया, अपने को सबसे पहले चीज क्या चमकती है पता है, नहीं 150 लाख 75 लाख भी नहीं, 1%, वो सीधा याद आता है। ओके कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर आई थॉट लाइक दैट, यस सर ऐसा लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इशारा किस बात की तरफ है, राइट। तो आज ये सीन हो रहा है वहां पे, अपने को सीधा 1% याद आता है, राइट। पर नहीं दोस्तों यही चीज आपको थोड़ी बदलनी है, क्योंकि ऑप्शंस में 1% के हिसाब से आंसर 100% दिया होगा और आपको गलत करके आओगे, बिकॉज रेस्टोरेंट सर्विस बहुत ही कम वाक्यों में दोस्तों क्या है ओके दिया जाता है, राइट। मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि उसी में हम लोग गेम खेल सकते हैं, वो टैक्सेबल एंड टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट जो मल्टीप्लाई करना होता है 1% उसकी बात कर। पर ये रेस्टोरेंट तो आता ही नहीं, तो उसमें ही गेम खेला इन्होंने। देखिए बोला है ये कि भैया करंट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम लिया, टर्नओवर ओके अप्रैल मंथ में है 12 लाख, बस इतना ही पढ़ना है, आगे देखना ही नहीं, बिकॉज आगे मे का डेटा आ जाता है, राइट। अगर आप देखोगे मे का डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं दोस्तों, बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, राइट, by just choosing the wrong rate, and I don't expect my student to do such stupid mistakes because already उसने ये सेशंस अटेंड किए हैं। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% कर दूंगा यानी 60,000, सीजीएसटी एसजीएसटी ईच बोला है, तो भैया 60,000 डिवाइडेड टू 30,000 30,000, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है, जवा दो यस, ओके यस ओके। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत ही बढ़िया थी। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ नीलखंड की, ओके तो नीलखंड के केस में माय डियर फ्रेंड्स मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा ओके कि वो कोलकाता का बंदा है, ओके फेब्रुवरी में है, ओके। अभी इसमें दोस्तों उन्होंने कुछ डेटा दिया है दोस्तों, ऑब्वियसली क्या है आउटवर्ड सप्लाई का, उसमें आई डोंट नो शायद इनवर्ड सप्लाई का भी डेटा होगा, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, और आपको मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी फाइंड आउट करना। अभी इस ऐसे क्वेश्चन में ना लोग जनरली बहुत घबरा जाते हैं, मैं तो बोलूँ मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। इसका अप्रोच पता है कैसे रखना चाहिए, आप ऐसे ही समझो 1 एडजस्टमेंट इज इक्वल टू 1 सम। आपको बस कमेंट करना है कि भैया टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है, एफसीएम के तहत मैं पे करूंगा या आरसीएम के तहत सामने वाला पे करेगा, राइट। यस बस इतना क्या है, आप चीज़ों से कंसर्न रहो,
अच्छा आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस उतना कमेंट आप उस एडजस्टमेंट के लिए कर दो, फिर बड़ा गेम बाद में देखेंगे अपन, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे एडजस्टमेंट का डिस्कशन में करने आया हूँ, क्या है, क्योंकि अलग से क्या है, मिक्स बैग क्वेश्चंस का अलग से इसमें वो क्वेश्चन होगा, डिस्कस होगा वहाँ पे ऐसे ही टाइप का, तो वहाँ पे मैं पूरा सम भी सॉल्व करूंगा, आप टेंशन मत, ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि यार यस सर अभी मिक्स बैग में कॉन्फिडेंस आ रहा है, पर कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा आपको, अरे एक सेकंड निकालो यार, पर सर को करो यार थोड़ा मोटिवेट कि सर थैंक यू, बिकॉज आपको नहीं पता आपका ये थैंक यू भी मैं पढ़ता हूँ भाई, आधे लोगों को लगता है मैं पढ़ता ही नहीं कमेंट, मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट पढ़ता हूँ मैं, क्या मुझे नहीं पता है आशीष तेरे बारे में, कुणाल तेरे बारे में, हाँ बता, मीरा जिसका एक्चुअली नाम मुस्कान है, रचित, पूजा, देवश्री, अंकित, क्या मुझे नाम नहीं पता है आपका, कशिश, मुझे नाम पता है यार, मैं देखता हूँ भाई, क्या बात कर रहे हो, आपका हैंडल का भी नाम दे सकता हूँ मैं, सी एस्पिरेंट, राइट, ये है उसका हैंडल का नाम है यार, ओके। तो ऐसा मत समझो भाई, मैं देखता हूँ, मेरे लिए बहुत मैटर करता है ये फीडबैक, लिखो। नेक्स्ट, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख रिसीव्ड एज एन एडवांस इन जनवरी, याद रखना हम हैं इन फरवरी, ओके, द इनवॉइस ऑफ द एंटर वैल्यू इज इशूड ऑन 15 फरवरी। दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग गुड्स के बारे में, याद रखना इसका पैसा मुझे एडवांस मिल गया था जनवरी में, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वर्थ रुपीज 4 लाख में से जो 1 लाख है उसका मैंने ऑलरेडी टाइम ऑफ सप्लाई क्या जनवरी में क्या है कंप्यूट कर लिया होगा, पे कर दिया होगा, या फिर फरवरी तक का वेट किया होगा। यस दोस्तों मैंने फरवरी तक का वेट किया होगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई है माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, ओके आता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे टू इशू इनवॉइस विच इज ऑब्वियसली डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो दोस्तों याद रखना पेमेंट का डेट यहाँ पे आता ही नहीं, एंड सिंस पेमेंट का डेट यहाँ पे आता ही नहीं, सिंपल सी बात है, अरे सिंपल सी बात है, ओके, एडवांस वाला कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं होगा, ट्रिगर, एडवांस का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हुआ ही नहीं होगा, एंड विच इज वाई माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई आपका फरवरी के महीने में ही आएगा, और फरवरी में ही ये 1 लाख लेंगे, एंड देर बाय ओके 3 लाख लेंगे, तो पूरा 4 लाख यहाँ पे ही हो जाएगा कैलकुलेट, ओके परफेक्ट। दोस्तों ये वैल्यू ऑफ सप्लाई की OCOQ में भी मैंने लिया है, ओके टाइप वैल्यू ऑफ सप्लाई OCOQ, अगर आपने क्या है ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे याद आ रहा है कि मैंने करवाया था आपको। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कॉम्पोटेक्स डीलर, ओके रजिस्टर्ड इन कोलकाता माय डियर फ्रेंड्स 5,50,000। दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कॉम्पोटेक्स डीलर से अगर आप लोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको कोई भी फालतू ITC नहीं मिलेगा, तो टेंशन मत लो। Services provided by the way of labor contracts for repairing a single residential unit otherwise than as a part of residential complex। पर याद रखना दोस्तों यहाँ पे वर्ड यूज किया है उन्होंने, क्या, रिपेयरिंग, ये FMM सीरीज में कवर किया, झूठ मत बोलना दोस्तों, अगर आपको जेन्यूनली आपने ये सुना है तो वो FMM का डे कमेंट करो माँ कसम, तब जाके पता चलेगा, प्रमाण मिलेगा कि आपने FMM भी देखा है दोस्तों। एक एक गिन चुन के माय डियर फ्रेंड्स मिस्टेक्स दे रहा हूँ, ऐसे नहीं टाइम पास के लिए डाल रहा हूँ कंटेंट बेटा, एक एक गिन गिन चुन चुन के लेके आ रहा हूँ, कसम खाना दोस्तों अगर आपको पता चला है कि यस द डिफरेंस हैज बीन क्रिएटेड, ओके परफेक्ट। तो ये जो 1 लाख है माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली हो जाएगा क्या, टैक्सेबल, एंड विच इज वाई माय डियर फ्रेंड्स बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी ही कर रहा हूँ कि बॉस 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 यहाँ पे आना चाहिए था ओरिजिनल वर्क्स, तब जाके ये होता है एग्जाम, पर ये रिपेयरिंग है इसीलिए हो गया है टैक्सेबल। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या है, मेंबरशिप ऑफ अवेल्ड, पर वो आउटवर्ड सप्लाई है, आई होप आप समझ रहे हो, आउटपुट टैक्स पे करोगे आप उस पर। मेंबरशिप ऑफ अवेल्ड एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओके पूरा देख लेने का कि कुछ दिया है कमेंट किया है, नहीं ऐसा कुछ कहीं बोला नहीं है कि ये क्या है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था, ITC इसका भी नहीं मिलेगा। GTA से सर्विस लिया है, GTA का रेट था 12%, 12% में FCM होता है, तो चुपचाप आपने जेब से जो भी क्या है उसको वो दे दिया होगा, उसका आपको मिल जाएगा ITC 2 लाख का, ओके 12%, ओके 24,000 का मिल जाएगा ITC। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, दोस्तों आपको पता है ओके कि आज यहाँ पे नीलखंड प्राइवेट लिमिटेड ने, ओके देखिए नीलखंड प्राइवेट लिमिटेड ने, ओके
दोस्तों दिया है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में सर्विस। आपको पता है दोस्तों, स्पोर्ट्स की जो सर्विस है वो एग्जाम तभी होती है जब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट देती है, और यहाँ पे नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड है जो एक ट्रस्ट नहीं है, एक कंपनी है बेटा, डेफिनेटली ये हो जाएगा टैक्सेबल। देख रहे हो दोस्तों, ये गूगली देख रहे हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये काफी लोग क्या करते हैं, ये स्पोर्ट्स वोर्ट्स का देख के माँ कसम कोचिंग स्पोर्ट्स ऐसा बोल के एग्जाम कर ही दो ना भाई, अरे ऐसा नहीं होता है। तो देख तो सही सप्लायर कौन लिखा है वहां पे, माँ कसम। इसके साथ साथ इफ यू रिमेंबर इंडिविजुअल की भी बात की थी कि इंडिविजुअल अगर कोचिंग दे रहा है किसका, कल्चर और आर्ट्स, कल्चर और आर्ट्स, तो वो हो जाएगा एक्सेप्ट। ओके यस, उसके साथ साथ दिया गया था दोस्तों, ये भी हो जाएगा टैक्सेबल। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी सर्विस दिया आपने एक हायर सेकेंडरी स्कूल को, पर याद रखना उसने वो सर्विस दिया है फॉर एन एनुअल डे फंक्शन, जो एक ऑडिटोरियम यानी कि अपने स्कूल के प्रेमाइसिस से बाहर, कैंपस के प्रेमाइसिस से बाहर दिया। तो आपको ये पता है, ये दोस्तों एफएमएम में भी कवर किया था, हो जाएगा टैक्सेबल। बिकॉज हाउसकीपिंग, क्लीनिंग और बेटा सिक्योरिटी सर्विस, ये तीनों कैंपस के अंदर दी जाएगी तो ही होगी एग्जेम्प्ट, उसके बाहर दी जाएगी तो हो जाएगी टैक्सेबल 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 टैक्सेबल। आर यू गेटिंग इट? यस। नेक्स्ट, inputs to be received in 4 lots, out of which second lot was received during the month। 40,000 my dear friends, याद रखना ये चीज का भी आपको एटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 4, बिकॉज लास्ट लॉट नहीं मिला है अभी, तो जब लास्ट लॉट मिलेगा मिल जाएगा। प्रोविजो 260 इंटू, आर यू गेटिंग इट? यस। बस इस तरह से दोस्तों क्या है, चीजें खत्म हो। ओके परफेक्ट। Next, Aadhaar authentication is not required for person who are already registered, examine and discuss the correctness। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए, पर उनका अगर आधार नहीं आया है तो भैया याद रखना, ओके सिंपल सी बात है, उनको देना पड़ेगा अपना एनरोलमेंट नंबर, और साथ साथ में या तो पासबुक दे दो, या तो वोटर आईडी दे दो, या तो आपका पासपोर्ट दे दो, या तो ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, किन्हीं में से कोई भी एक दे दो भाई, पर दे दो। क्योंकि अगर आपके पास बेटा याद रखना आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपने नहीं किया है तो आप ये 3 चीज़ नहीं कर पाएंगे। कौन सी? ना ही आप रिवोकेशन, आपका आरसी कैंसिल हो गया तो ना ही आप रिवोकेशन कर पाएंगे, ना ही आप रिफंड एप्लीकेशन कर पाएंगे, ओके, इन RFD 01 फॉर्म, ना ही आप IGST जो पेड ऑन एक्सपोर्ट उसका भी रिफंड नहीं कर पाएंगे। ओके ये केस है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज वेरी 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 सिंपल, एक और चीज इसके अंदर ऐड कर देना कि आधार नंबर किसको चाहिए, तो भैया सोल प्रोप्राइटर के अंदर खुद जो इंडिविजुअल है वो, पार्टनर के अंदर क्या है पार्टनर्स का, HUF के अंदर कर्ता का, कंपनी के अंदर MD का या WTD का, और कोई ट्रस्ट है तो दोस्तों ओके सिंपल सी बात है एनी मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी, ओके सॉरी ट्रस्ट, सॉरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और अगर AOP भी हुआ है तो फिर ऑब्वियसली क्या है, जो भी मेंबर्स है ऑफ द मैनेजिंग कमिटी उसका। ओके परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट। ओके नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम लोग, ओके विदुला एम्पेक्स की May 22 की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों काफ़ी कम लोग जानते हैं, काफ़ी कम लोग ने इतना डेप्थ में पढ़ा होता, और इसीलिए दोस्तों इसका FMM भी मैंने बनाया है, झूठ मत बोलना, देख के बताना कौन सा FMM है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि भैया आज सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है, ओके दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पे ओके बोला है क्या कि after the grant of temporary registration, Vidula Impex needs to apply for registration within how many days from the date of grant of temporary registration if no extension of period is to be granted for such temporary registration। तो दोस्तों यहाँ पे ये विदुला इम्पेक्स ने क्या है, झोल झपाटा किया है, इसीलिए उसके तहत अगर आप चेक करेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर ने एक इंक्वायरी बिठाई है। और आपको अगर याद होगा 25 सबसेक्शन 8, तो मैंने बोला था कि कोई भी सर्च है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है या सर्वे के थ्रू दोस्तों ये पता चलता है दैट यू आर लायबल टू रजिस्टर बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर लायबल टू रजिस्टर बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड, देन इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स ओके आपको नोटिस चला जाए, आपके ऊपर एक ऑर्डर बिठा जाएगा, ओके साथ साथ में आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाएगा। और अगर आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हो आपको तो 90 डेज के अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 90 डेज के अंदर। तो यहाँ पे 90 डेज इज द राइट ऑप्शन। और एक दोस्तों इसके अंदर बनता है कि अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो, मैं प्रोविजन और एक समझा देता हूँ आपको,
तो आपको अपील करना है, और अपील में भी जाके पता चला अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन आपके नहीं प्रॉपर ऑफिसर के हित में दिया है, तो वो ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 दिन अपीलेट अथॉरिटी, नॉर्मल 90 डेज। ये याद रखना, ये आपके आरटीपी में आया था और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में भी एक दो बार आया है। ये मिस आउट कर देते हैं लोग, इसीलिए दोस्तों यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है फ्रैंकली। पर मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, इस पे एफएमएम भी बना है, वो देख लिया होगा तो भैया उसमें भी सीन सॉर्ट हो जाएगा तेरा, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि आज मिस्टर शंभू एक ट्रेडर है, तो यहाँ पे सीन यही हुआ है कि भैया आज सिंपल सी बात है, एक शंभू है और एक नंदी है। ओके, तो आज शंभू इज पेइंग रेगुलर टैक्स, हैज नॉट फाइल्ड, ओके सॉरी, इज पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, और उसने 3B 2 महीने से नहीं किया। ओके, और हुआ क्या है दोस्तों, आज मिस्टर नंदी वांट्स टू जनरेट ई वे बिल फॉर टॉयज अमाउंटिंग टू 5 लाख टू बी सप्लाइड टू शंभू। तो नंदी इज द सप्लायर, शंभू इज द रिसिपेंट, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आपको पता है कि जब क्या है, शंभू एक डिफॉल्टर हो जाता है जहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है 3B का, तो भैया उसका पार्ट ए ब्लॉक हो जाएगा। तो पार्ट ए किस चीज़ का ब्लॉक होगा, इनवर्ड का होगा या आउटवर्ड का होगा? रीसेंट अमेंडमेंट है दोस्तों, आउटवर्ड का होगा, इनवर्ड का नहीं होगा। नंदिनी ई वे बिल जनरेट कर पाएगी पर शंभू आगे नहीं कर पाएगा, यही उसका कंक्लूजन है दोस्तों, ठीक है। यस, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट अगर बात करें दोस्तों, तो ये नया नया ताज़ा ताज़ा सम इसीलिए बिकॉज लेट फीस के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम सम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें one of them is Mr. Ayushman Limited, a registered person having intra-state aggregate turnover of 1.2 crores in the preceding financial year did not file GSTR 3B for the month of September by 10th of November. The amount of tax payable is 8 lakhs. Okay, all these supplies are intra. Is there any late fee applicable? And if yes, what is the amount of late fee applicable? दोस्तों इसका क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने सिंपल सी बात है आपको पिछले साल का टर्नओवर दे दिया है, GSTR 3B फाइल नहीं किया तो आपको रिटर्न का भी डेटा दे दिया, बिकॉज आपको पता है कि GSTR 1 और 3B का कुछ अलग लाइबिलिटी है, GSTR 4 का अलग है, 5 का अलग है, और अपना जो GSTR 9 एनुअल रिटर्न है उसका भी अलग लाइबिलिटी है, राइट। तो 3B है तो 3B में दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों कि 3 स्लैब रेट्स है, राइट। ओके, कौन से वो 3 स्लैब, कौन से है वो 3 स्लैब रेट्स, बताइए ज़रा, बताइए बताइए बताइए। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, अप टू 1.5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है, या फिर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है, और फिर 5 करोड़ के ऊपर अगर है, तो ये तीनों में अलग अलग क्या है दोस्तों सिनेरियोस प्ले आउट होते हैं, राइट। 1000 है किसी का मैक्सिमम, फिर आगे जाओ तो फिर 2500 है, फिर 5000 है, इस तरह से चीज़ें प्ले आउट होती है, ठीक है। और आपको दूसरा तो पता ही है कि भैया जो मिनिमम है वो 25 रुपया प्रतिदिन है। अभी इसमें इन्होंने क्या किया है देखो, बहुत जेनरिक आंसर दे दिया। अभी इसका टर्नओवर 1.2 करोड़ था, विच इज़ अप टू 1.5 करोड़, तो मैक्सिमम आपको पता ही दोस्तों 1000 रुपया क्या CGST, 1000 रुपया SGST का मैक्सिमम क्या है, लेट फी लग जाएगा उसको, राइट। तो उन्होंने सिर्फ वो जेनरिक आंसर ही दिया, जबकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लेट फी का बाकायदा कंप्यूटेशन भी दिखाए, यानी कि अगर इसने ओके सितंबर मंथ में लेट फी किया, लेट किया है फाइल, तो आज उसका रिटर्न कब होता है 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर से 10 नवंबर आप कैलकुलेट करेंगे, अब समझे। तो आज अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31, तो 31 में से 20 चले गए तो बचे कितने 11 दिन, और इसके 10 दिन, यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 25 और 1000 विच एवर इज लोअर, आप बाकायदा ये भी कैलकुलेट करके डाल देना सेफर साइड के लिए, ठीक है। उन्होंने नहीं दिया पर अपन कर देंगे। दूसरे वाले का भी उन्होंने क्या बोला है कि भैया अच्छा उसका अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था अगर 5 करोड़, तो दोस्तों आपको भी पता है वो सेकेंड स्लैब में आ जाएगा, फिर उसका वो 2500 हो जाएगा, 2500 5000, राइट। एंड थर्ड में अगर बोला है कि भैया अगर नील ही था उसका टैक्स लायबिलिटी, तो फिर उस सिनेरियो में आपको पता है 10 रुपया प्रतिदिन, या फिर माय डियर फ्रेंड्स ओके आपको ये भी पता है कि भैया 250 रुपीज़ विच एवर इज लोअर, ये आपका CGST का एंड सेम SGST का आ जाएगा।
तो ये चीज़ आप क्या है, प्लीज़ 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 याद रखना, अब बेटा याद रखना। ओके ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये इसीलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें मेजर अमेंडमेंट आया है, और वो है सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर में, जहाँ पे पहले टाइम लिमिट कुछ और था और अब कुछ और है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, बोल दिया गया है कि भैया 90 डेज के अंदर आपको क्या है, ओके सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, कर देना है एप्लीकेशन, एंड एक्सटेंशन है कितना दोस्तों, 180 डेज। ये चीज़ आप याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और वो एक्सटेंशन एडिशनल जॉइंट या फिर क्या है कमिश्नर दे सकता है। ये चीज़ आप प्लीज़ 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 ध्यान रखना। ओके परफेक्ट। तो दोस्तों इसमें ये एक क्वेश्चन था जो क्या है, इसमें आंसर उन्होंने क्या है गलत इसलिए दिया बिकॉज वो अमेंडेड आंसर नहीं है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसके तहत उसका फिर क्या है, रीजनिंग भी चेंज हो जाएगा। उन्होंने 40 डेज दिया है तो 40 डेज इज वेल विद इन 90 डेज का लिमिट। ओके उसमें उसको कोई भी क्या है दोस्तों एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आंसर भी उस हिसाब से अमेंड कर देना, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स गीता सर्विसेज लिमिटेड। अभी इस सिनेरियो में दोस्तों मैं बताता हूँ, दो मेजर एडजस्टमेंट्स है, दो नहीं तीन मेजर इन्वेस्टमेंट्स है, ओके जो मैं बात करना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स के एडजस्टमेंट्स, सबसे पहला तो आज ये क्या कर रहा है, इसने तो बोल दिया कि भैया ये सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, सिंपल सी बात है, तो ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। अब सप्लाई ऑफ मैन पावर, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि ये सिर्फ सर्विस है, गुड्स नहीं है, यानी प्योर सर्विस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों प्योर सर्विस की बात करें तो इफ यू रिमेंबर एंट्री नंबर 3 हम लोगों ने किया था, पर दोस्तों एंट्री नंबर 3 हो या 3A हो, 3 इज ओनली सर्विस, 3A इज कंपोजिट सप्लाई यानी गुड्स और सर्विस जिसमें गुड्स का कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25%, ये बात की है हम लोगों ने। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अधूरा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि उन्होंने ना ही 243G ना ही 243W का कोई रेफरेंस दिया। एक्सपेक्ट के आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना आए, पर दोस्तों आपको ऐसा थोड़ा भी लगता बढ़ता है कि यार ये सर्विस जो है गवर्नमेंट को दी जा रही है और ये प्योर सर्विस है, तो फिर 3 का क्या है फ़ायदा लेकर, अब बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर इसे एग्जेम्प्ट करवा सकते हो और अजम्पशन में ले सकते हो कि ये कौन सी सर्विसेज है विच आर द फंक्शंस मेंशन्ड अंडर 243G और 243W। ओके परफेक्ट। अगर वो मेंशन होता तो सोने पे सुहागा होता, तो कोई क्वेश्चन और डाउट होता ही नहीं बेटा। नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय fair price shops owned by Geeta Services Limited by the way of sale of sugar under PDS against consideration in the form of commission। यहाँ पे my dear friends एक चीज प्लीज याद रखिएगा, और वो होगी ये कि यार जब फेयर प्राइस शॉप सर्विसेज दे रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो सर्विस भी हो जाती है क्या, एग्जेम्प्ट। ओके यस। नेक्स्ट सर्विस ऑफ मेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, सुन लीजिए। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स का आप सर्विस देते हो, जिसके अंदर आप स्पेयर पार्ट्स भी यूज करते हो, ओके फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स एंड अदर स्पेयर्स कंस्टिट्यूटिंग 35% ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आज यहाँ पे जो ये गुड्स कंपोनेंट है बाय द वे ऑफ स्पेयर पार्ट्स, दैट इज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग 35% ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज मोर देन 25%, और इसीलिए ये सर्विस हो जाएगा टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट services of brochure distribution provided under training program for which 70% of the total expenditure is borne by government। दोस्तों यहाँ पे भी एक सर्विस दिया गया है जहाँ पे बोला गया कि अगर आप ये सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट को, राइट, जहाँ पे मैक्सिमम खर्चा जो यानी 75% या ज़्यादा अगर CGST या UT बोन कर रहा है तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 70% कर रहा है, 30% प्राइवेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। ठीक है परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेजर्स Q10 कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड है इन बेंगलुरु, वही है। ओके दोस्तों याद रखना ये May 24 का है, इसीलिए और भी थोड़ा क्या सतर्क रहना, सावधान रहना। कंप्यूट आपको करना है दोस्तों नेट GST पेबल, याद रखना उसका ओके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था 2 करोड़, तो शायद लीगल या गवर्नमेंट सर्विस यहाँ पे हो सकता है। फर्स्ट
इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस टू पब्लिक सेक्टर बैंक। दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं ये चेक करूंगा कि डीएसए सर्विस सबसे पहले किसको दी है, बैंक को दी है। ओके, फिर यहाँ पे डीएसए दिया है तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा सप्लायर का स्टेटस क्या है। सप्लायर का स्टेटस अगर है दोस्तों कि वो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर उस सिनेरियो में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप इंडिविजुअल डीएसए है तो ही क्या है आरसीएम लगेगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म या फिर आप एक कंपनी है तो फिर याद रखना एफसीएम के तहत सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय द वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी। यहाँ पे एक चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये एक आदत ही रही है आईसीआई की कि जो भी क्या है नए नए अमेंडमेंट्स होते हैं उसका एक क्वेश्चन आरटीपी में डाल ही देते, विच इज ग्रेट, बिकॉज इससे हमको पता चल जाता है कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे वो आ सकता है। तो ऐसे आ सकता है दोस्तों, याद रखना आपका वाटर सप्लाई हो, स्लम रीडेवलपमेंट हो, सैनिटरी कंजर्वेशन हो, ये सब सर्विसेज माय डियर फ्रेंड्स ओके अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहे हैं तो वो हो जाती है एग्जेम्प्ट, ये याद रखना दोस्तों। ओके, ये जीएसटी अमेंडमेंट में मैंने कवर करवाया है। ओके, नेक्स्ट इज रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन फॉर running an office for providing DSA service. Owner of the residential property was not registered under GST. This is an intrastate supply availed. Okay, तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड था, पर दोस्तों याद रखना आप देखो यहाँ पे बोला क्या है, रेंट पेड टू रेसिडेंशियल ड्वेलिंग for running an office for providing DSA service. Owner of the residential property was not registered. तो landlord is an unregistered person. Recipient, okay, is a registered person. Okay, and वो भी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, राइट कौन है, पार्टनरशिप फर्म है दोस्तों। दोस्तों मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज वो लोग ऐसा समझ लेंगे कि रिसिपेंट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है और यहाँ पे वो लोग एग्जेम्प्ट करवा देंगे। मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है, आई टेल यू, बिकॉज वो बंदा क्या ढूंढ ही रहा है कि भैया अच्छा अनरजिस्टर्ड 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 मिल जाए मिल जाए मिल जाए, अरे पर देख तो सही कौन अनरजिस्टर्ड है, अरे यहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है यार, रिसिपेंट नहीं, रिसिपेंट तो रजिस्टर्ड है और वो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक पार्टनरशिप फर्म है, आरसीएम लग जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ये सोच रहे थे तो सही सोच रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज द कार फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ मैनेजिंग पार्टनर्स, हमेशा याद रखना नहीं मिलेगा आईटीसी, भैया नहीं मिलेगा आईटीसी। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा ऊपर वाले का आईटीसी मिलेगा कि नहीं, जरा वो बताओ जरा प्लीज, बताओ 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 बताओ। अरे डेफिनेटली मैं ले लूंगा आईटीसी यार, अरे मैं थोड़ी पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूँ, मैं तो किसके लिए ले रहा हूँ, फॉर प्रोवाइडिंग डीएसए सर्विस। यस, बहुत सारे ऐसे लोग करते कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं दोस्तों, राइट, पर फॉर कमर्शियल पर्पस, तो ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मिल जाएगा आईटीसी। नेक्स्ट क्या है, अवेल्ड आईटी सर्विसेज फॉर द बिजनेसेस, ओके, फ्रॉम पार्टनर्स फ्रेंड एलन वॉ फ्रॉम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, वॉ रिफ्यूज टू टेक एनी कंसिडरेशन। तो आज दोस्तों याद रखिए, आप क्यूट पार्टनरशिप फर्म हो और ये एलन वॉ है, उसने आपको सर्विस दी है, वो भैया ऑस्ट्रेलिया में है, आप तो इंडिया में ही हो, तो क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, यस। क्या फॉर अ कंसिडरेशन हुआ है, नो। और क्या ये रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से हुआ है, नहीं, ये उसका दोस्त था। कौन था बेटा, दोस्त, ये मेरा दोस्त है। कौन है, दोस्त। तो बेटा दोस्त रिलेटेड पर्सन में आता है, नहीं। ओके, क्या डिस्टिंक्ट पर्सन में आता है, नहीं, दोस्त इन दोनों में से नहीं आता। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ओके, ये 7(1) में तो आएगा नहीं, 7(1) में भी नहीं आएगा, बिकॉज सी में रिलेटेड पर्सन होना चाहिए और बी में कंसिडरेशन होना चाहिए, दोनों नहीं है, इसीलिए ये केस में बेटा जीएसटी ही नहीं लगेगा, ये चीज याद रखना। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी। 6th वाला प्लीज चेक कीजिए, क्योंकि इसमें मुझे बदबू आ रही है प्लेस ऑफ सप्लाई की, आप बताइए क्या सीन है। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस इन बेंगलुरु टू फॉलोइंग पर्सन्स। ओके, तो आज दोस्तों आप प्रोवाइडर हो, सामने वाला रिसिपेंट है,
तो आप पहले अपना क्या है ओके चेक कर लो भैया कि आप कहाँ पे हो। तो दोस्तों आप तो क्या कर्नाटका में हो, सामने वाला आपका रिसिपेंट जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वो कहाँ पे, केरला में है। क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है? क्योंकि याद रखना यहाँ पे 12/5 की बात कर रहे हैं। यस वो रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, तो दोस्तों लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ही आ जाएगा, याद आवे चाहिए यस। तो आज दोस्तों यहाँ पे LOS इज इन कर्नाटका, POS इज इन केरला। तो यहाँ पे इंटर लग जाएगा, IGST लग जाएगा। यस और नो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको आया कि नहीं ये चीज। देखें, बाबू कौन सा पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप कंसर्न विच इज नॉट रजिस्टर्ड। दोस्तों यहाँ पे और एक रिसिपेंट है उसका जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो तेल लगाने गया। मैं यहाँ पे यही देखूंगा कि ट्रेनिंग कहाँ हेल्ड हुआ है। ओके, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यही चेक करूंगा। और अगर आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इन बेंगलुरु, ओके उसी के ऑफिस में उसने दी लगती है, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, बेंगलुरु ही आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो LOS भी बेंगलुरु, POS भी बेंगलुरु, तो यहाँ पे CGST और कर्नाटका SGST लग जाएगा दोस्तों, इंट्रास्टेट सप्लाई हो जाएगा। यस, ओके परफेक्ट। तो इसमें क्या है, वो लोगों ने गेम खेला है कि तूने कैटेगराइज किया है कि नहीं इसमें C और S और I को, राइट। ये चीज़ पे वो लोगों ने गेम खेल दिया दोस्तों, बिकॉज आपको कंप्यूटेशन करना है ना, तो आपको कितना I, C और S लेना पड़ेगा वो सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर AB का I और यहाँ पे वो बाबू भाई का C और S। डज दैट मेक सेंस? यस सर। ओके परफेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है परफेक्टली। दूसरा आपको तो पता ही है दोस्तों, फिर ITC का कंप्यूटेशन करो, आउटपुट टैक्स का करो, माइनस कर दो, ख़त्म करो। ओके, नेक्स्ट 7th वाला। ओके क्या है दोस्तों, आज यहाँ पे ओके आपको बस टाइम ऑफ सप्लाई फटाफट से ढूंढना है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई में यहाँ पे देखो, मैंने कब तक नहीं देखा है कि वाउचर पे कोई क्वेश्चन पूछा, इसीलिए थोड़ा न्यू था, मैंने सोचा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो इशू किया है 20/6 को आपने कूपन, ओके और आपने रिडीम किया है 31/7 को, राइट। और ये स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम्स के रिलेशन में था दोस्तों, जिसका रेट भी स्पेसिफिक ही होगा। तो यहाँ पे मुझे पता है कल उठ के क्या रिडीम होने वाला है, तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली वाउचर जब इशू हुआ है वो ही ले लूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज 26। नेक्स्ट इज इट इशूड अ कूपन ऑन 1/8 3000 का विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट एनी आइटम। एनी आइटम यानी कि ऑब्वियसली स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता है कल उठ के क्या रिडीम होगा, तो मैं ओके ऑब्वियसली 1/8 ना लेके दोस्तों 18/8 ले लूंगा, और 18/8 यानी कि रिडेम्पशन का डेट ले लूंगा माय डियर फ्रेंड्स एज द टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, it received interest of 10,000 for late payment from customer on 11/11/23 for supply of goods which was ओरिजिनली मेड ऑन 24/6/23। इशारा किस बात की तरफ है दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, और इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट है। तो आज दोस्तों पेमेंट रिसीव कब हुआ है, तो बोला 11/11/23, बात खत्म, पैसा आजम, टाइम ऑफ सप्लाई वही हो जाएगा आपका। तेल लगाने गया कि गुड्स कब सप्लाई हुआ था, मैं तो यहाँ पे यही देखूंगा कि भैया पैसा कब मिला है। ठीक है परफेक्ट। नेक्स्ट, ओके दोस्तों यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, बताओ क्या आएगा। ओके कुछ नया नहीं है, बस इज जस्ट दैट कि पहली बार प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो RTP में भी पूछ लिया उन्होंने, मुझे बता दो क्या है। Miss Kanika of Kolkata visited Jodhpur and paid her college fees by purchasing a demand draft from a bank located in university campus. Miss Kanika did not have any account with that bank. दोस्तों मैंने आपको इसीलिए पहले ही बोल दिया था कि आज ये बात हो रही है 12 की माय डियर फ्रेंड्स, और 12 में आपको पता है दोस्तों कि भैया 12 के सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स, ओके अगर बैंक को रिसीपेंट का एड्रेस पता है तो रिसीपेंट का लोकेशन, नहीं पता है तो सप्लायर का लोकेशन। पर दोस्तों वहाँ पे मैंने आपको हिंट दे दी थी कि क्वेश्चंस में इस तरह से क्या इशारों में बात होती है, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला जाता, और इशारा होता है कि वो अकाउंट होल्डर है कि नहीं। और दोस्तों ये अकाउंट होल्डर नहीं है, तो सिंपल सी बात है बैंक का ही जगह आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आज बैंक इज लोकेटेड इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी इज इन राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान। खड़ी खमा 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 खड़ी पधारो हमारे देश। ठीक है नेक्स्ट,
नेक्स्ट है दोस्तों, मेजू मशीन रजिस्टर्ड इन एपी सप्लाइड अ मशीन टू केनियन वाइंड फार्म्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका. हाउएवर द मशीनरी was assembled and installed, okay, which was located in the state of तमिलनाडु. तो आज जहाँ असेंबल किया है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)D और वो होगा तमिलनाडु. ओके यस, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों क्या बोला है फटाफट से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. हैप्पी कंस्ट्रक्शन है दोस्तों. अ रजिस्टर्ड बिल्डर अंडर जीएसटी इन बेंगलुरु हैज गॉट परमिशन टू बिल्ड 5 floors from the municipal projects from one of its projects, Suraj Nagar. Aditya Constructions, a neighboring project, approached Happy to discuss regarding blockage of sunlight issue arising out of construction of 5 floors and asked it to build only 3 floors for which 20 lakhs was offered as a compensation. हैप्पी लिमिटेड ने हैप्पी तरीके से दोस्तों, ओके सिंपल सी बात है, क्या बोला है, अग्री कर लिया है वो ऑफर के बारे में. एंड इट मे बी नोटेड दैट आदित्य कंस्ट्रक्शन इज नॉट रेडी टू पे एनी फर्दर अमाउंट टू हैप्पी इन एडिशन टू द अमाउंट ऑलरेडी अग्रीड. ब्रीफली एक्सप्लेन विथ correct legal provisions whether the above amount received as compensation is liable to GST or not, and if consideration is taxable calculate the total GST. अगर 18% GST है तो ब्यूटीफुल सम है दोस्तों. ओके मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा. सिंपल सी बात है दोस्तों, आप समझिए कि एक बिल्डर है, ओके वो बिल्डर को परमिशन है, ओके कितनी परमिशन है उसको, उसको बाकायदा परमिशन है 5 फ्लोर बिल्ड करने की. ओके वो 5 माला दोस्तों क्या बना सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है परफेक्ट. उल्टा होना चाहिए था, कोई बात नहीं कर देते वैसा, घाई घाई बेटा घाई घाई. ओके यस, तो उसमें ओके जो सामने वो आदित्य बिल्डिंग था या जो भी था, कोई तो था, कौन था ये, आदित्य कंस्ट्रक्शंस ऑफ म्युनिसिपल प्रोजेक्ट्स. उसने क्या ये हैप्पी को बोला कि सुन हैप्पी, मुझे पता है तेरे पास 5 का लाइसेंस है, पर मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ जिसके कारण तू सिर्फ इतना ही बनाएगा, तू ये दोनों नहीं बनाएगा, और ये तू ना बना इसके लिए मैं तुझे 20 लाख दे रहा हूँ. ओके और हैप्पी हैप्पीली अग्री कर लेता है. ओके अग्री टू डू अ सर्टेन ऑब्लिगेशन, यस, और उसके रिगार्डिंग क्या है एक्सप्रेस अग्रीमेंट होता है बिटवीन Happy, okay, and between Aditya, where Aditya pays a certain amount of 20 lakhs or Happy agrees to do an obligation. ठीक है, तो जब ऐसा सिनेरियो होता है माय डियर फ्रेंड्स, तब याद रखना गवर्नमेंट ने बकायदा बोला है कि ये सप्लाई है. यस दोस्तों, ये चीज़ मैंने मेरे चार्ट बुक में भी कवर की है, रुक जाइए दोस्तों आप देख सकते हैं चार्ट बुक में भी कवर किया मैंने कि आज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट है, टॉलरेट एन एक्ट है, या अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू डू अ सर्टेन एक्ट. ये तीनों चीज़ कवर्ड है और ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है दोस्तों. मैं चाहूँगा अगर आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, अगर आपने क्या है मेरी चार्ट बुक ली है जो ऑब्वियसली मैं यूज़ करूँगा ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है शॉर्ट में लिख दीजिएगा, क्लासिक एग्जाम्पल है. और इसको दोस्तों क्या है, इसमें एक्सप्रेस अग्रीमेंट भी है. देयर इज ऑल्सो कंसिडरेशन दैट इज क्लियरली फ्लोइंग फ्रॉम आदित्य कंस्ट्रक्शंस टू हैप्पी कंस्ट्रक्शंस. और दोस्तों इसीलिए ये सप्लाई हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स बिना कोई झिझके, बिना कोई डरे. ओके और क्लियरली दोस्तों क्या है यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी आ जाएगा, और उन्होंने वही 2 कंडीशंस को स्पेसिफाई किया है, और जीएसटी लाइबिलिटी भी दोस्तों क्या है उन्होंने निकाल दी है माय डियर फ्रेंड्स. ओके परफेक्ट है. ओके याद रखना यहाँ पे इंक्लूसिव बेसिस पे इसीलिए निकाली, ये दूसरा क्या है उनका गूगली था, एक्सक्लूसिव नहीं था, इंक्लूसिव इसीलिए था बिकॉज फाइनल अमाउंट आपको मिला है, इसके ऊपर कोई अमाउंट नहीं है. तो जब फाइनल अमाउंट होता है ना तो गवर्नमेंट ऐसा ही एज्यूम करता है कि ये अमाउंट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होता है मैं बता देता हूँ. गवर्नमेंट क्या समझता है कि देख भाई सेलिंग प्राइस अगर क्या 100 रुपया है, जीएसटी अगर 18% है, तो आज 118 इज द अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द बायर. तो अब मुझे फाइनल अमाउंट कितना मिला, 20 लाख. वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा अगर आप चेक करेंगे तो कि इसके ऊपर 1 रुपया वो नहीं देगा हैप्पी को. ठीक है, तो आज फिर मुझे जीएसटी लायबिलिटी इस तरह से इंक्लूसिव बेसिस पे ही निकालनी पड़ती है बिकॉज फाइनल अमाउंट मिल गया है
जीएसटी का अमाउंट भी वो अलग से नहीं देगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखना। और इंक्लूसिव बेसिस पे इसका क्या है, लायबिलिटी निकालना, वो भी एक बहुत 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 अच्छा गूगली था, जिसको मैं एफएमएम सीरीज में पक्का दोस्तों कवर करने वाला हूँ। ओके, ये याद रखिएगा, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बी वाला पार्ट है इसमें। ओके, मेजर्स मंगल कंपनी जो है दोस्तों, अच्छा उस पर कोई एडजस्टमेंट छूट नहीं रहा है यहाँ पे दोस्तों। 8 करोड़ का लिमिट लेके बैठा और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनवॉइस आएगा कि नहीं। दोस्तों पक्का इनवॉइस आएगा, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, मंगल एंड मंगल देख लो बेटा, वो एक्सेप्शंस की लिस्ट में नहीं आता, नहीं आता है दोस्तों। ओके दोस्तों, उसका 23-24 में 8 करोड़ टर्नओवर और लिमिट अभी हो चुका है 5 करोड़, एंड इट इज क्लियरली एक्सीडिंग दैट लिमिट। करना पड़ेगा उसे इनवॉइस इशू, पर ओनली केस ऑफ B2B, ना कि इन केस ऑफ B2C। लिस्ट आउट एंटिटीज विच आर एग्जेम्प्टेड, तो आपको पता ही है दोस्तों, वो लिस्ट करनी है आपको। SEZ यूनिट है, याद रखना, SEZ डेवलपर नहीं है। ओके, दूसरा वो GTA वाला है, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनीज है, बैंक्स है, फिर अपने क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लेक्स वाले हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ है। ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा पूछ लिया तो आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आपको याद रखे अब लिमिट 10 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ है। 5 5 5, अब बोल लो 5 5 5, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, 10वां वाला केस कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। Ram Lala Enterprises registered in Delhi is engaged in supply of interior decoration services to Andhra Bhavan located in Delhi. Okay, service contract is entered into with the government of Andhra Pradesh. The total contract value is 15,50,000. ओके, आपको यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है दोस्तों कि भैया TDS डिडक्ट होगा कि नहीं, एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर राम लल्ला एंटरप्राइजेज इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके, तो दोस्तों आज सिंपल सी बात है, सप्लायर है, रिसिपेंट है। रिसिपेंट कौन है, आंध्र भवन है। ओके, तो सिंपल सी बात है, ओके, जो क्या है आंध्र भवन क्या है, एक ऑब्वियसली, ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इसका कितना है, 15,50,000, एंड दैट इज इंक्लूसिव ऑफ GST। बेटा इंक्लूसिव हो क्यों ना हो, मैं GST का कंपोनेंट निकाल भी दूँ फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2.5 lakhs, ठीक है। और रिसिपेंट भी अपना वही है जो स्पेसिफाइड लिस्ट में आता है। अभी एक ही जन उसको बचा सकता है। सबसे पहला ये चेक कर लो ये टैक्सेबल सप्लाई है कि नहीं, राइट। तो बेटा इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टैक्सेबल सप्लाई है, ये आप जानते हैं, इसीलिए इंक्लूसिव ऑफ GST अमाउंट भी लिखा है, तो कोई दो राय है नहीं, टैक्सेबल सप्लाई से, ठीक। अब आपको ये चेक करना है कि भैया LOS क्या है, POS क्या है और LOR क्या है, चेक कर लो। LOS क्या है, तो भैया बंदा तो दिल्ली का है। POS क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। दोस्तों इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस आप जब देते हो तो 12(3) में केस बनता है। 12(3) में बोला है जहां इमोल प्रॉपर्टी है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आंध्र भवन इज लोकेटेड इन दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। और LOR के तहत रिसिपेंट कहाँ पे है लोकेटेड, तो वो रजिस्टर्ड है, ओके, इन आंध्र प्रदेश। ओके, सर्विसेज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, और वो है AP में। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है क्या कि LOS एंड POS इन स्टेट A एंड ओके LOR इज इन स्टेट B। दोस्तों ये डेफिनेटली क्या है, इस पे TDS नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये बखूबी हम लोग जान चुके हैं दोस्तों TDS के चैप्टर में। अगर नहीं समझ में आया, रिवीजन लेक्चर है, जाओ देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, ठीक है, परफेक्ट। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ राम लल्ला एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पो स्कीम, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्या दिक्कत है इसमें, मुझे सप्लायर का स्टेटस देखना ही नहीं है, मुझे रिसिपेंट का स्टेटस ही हमेशा देखना है, समझा। यस, चेक कर लो। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों क्या है बोला गया है, देख लीजिए। ओके, तो ना ही स्टेटस चेंज होगा, द आंसर विल रिमेन द सेम, और ना ही TDS कटेगा, दोनों केस में नहीं कटेगा, ठीक है। यस, पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि रिसिपेंट एक ऐसा बंदा होता जो क्या है, एक कॉम्पो टैक्स पेयर है, तो ये आंसर चेंज होता, बिकॉज रिसिपेंट प्राइवेट एंटिटी हो ही नहीं सकता है, गवर्नमेंट एंटिटी ही होगा। ओके, फिर वो तेल लगाने का है बेटा, वो प्राइवेट एंटिटी कॉम्पो में नॉर्मल वो तेल लगाने का, रिसिपेंट वो गवर्नमेंट वाले ही सब स्पेसिफाइड रिसिपेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
दोस्तों यहाँ पे फिर लास्ट बोला है सप्लाई फूड एंड बेवरेजेस एज सिनेमा हॉल्स। तो दोस्तों इसके रिलेशन में एक छोटा सा मैंने क्या है जीएसटी अमेंडमेंट का सीरीज भी बना था, जहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि बीच में मैं 370 मूवी देखने गया था, आर्टिकल 370, वहाँ पे मेरी वाइफ ने बुक की थी बुक माई शो से टिकट। तो दोस्तों उसमें पता है आपको कि मेरी वाइफ ने 1000 रुपये में दोस्तों पॉपकॉर्न और टिकट दोनों खरीद लिया था। वहाँ पे वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाता है, बिकॉज 1000 रुपये में मैंने दोनों चीज़ ले ली है दोस्तों। तो ये नेचुरली बंडल्ड है। यहाँ पे पल्ला भारी है सिनेमा सर्विस का, बिकॉज पॉपकॉर्न खाने के लिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ तो सिनेमा सर्विस का रेट लग जाएगा। बट दोस्तों अगर बुक माई शो से सिर्फ टिकट बुक की और मैं सिर्फ क्या दोस्तों वो समोसा और पॉपकॉर्न वहाँ की कैंटीन से अलग से खा रहा हूँ बाई पेइंग ऑन द काउंटर, तो फिर वहाँ पे वो मुझे क्या सर्विस दे रहा है कैंटीन वाला, रेस्टोरेंट सर्विस 5% लग जाएगा। याद रखना अब बेटा, याद रखना। ओके यस दोस्तों, आई होप आपको ये एनर्जी फील हुई, आई होप आपको दोस्तों ओके ये समझ में आया कि हम लोगों ने लास्ट 6 अटेम्प्ट के आरटीपीस दोस्तों कवर कर लिए हैं। और आप निश्चिंत रहिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने फुल फ्लेजेड रिवीजन आपका मैंने करवा दिया 1 घंटा, ओके 1 hour 30 minutes के अंदर, ओके। और इसको अगर आप देख लेंगे दोस्तों मस्त टकाटक 1.5x स्पीड पे, तो आराम से 1 घंटे के अंदर पूरा आपका आरटीपी का आईडीटी के रिलेशन में जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा। इतना निश्चिंत रहिए, आपका भाई ओके आपके भैया जो है दोस्तों यहाँ पे बैठे हैं आपके हर आईडीटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। और अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए फॉर सच इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट आई एम गिविंग। एंड एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स ओके बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट कर दीजिए सर बहुत हार्ड रिवीजन हो रहा है, थैंक यू। ओके क्योंकि आपका अगर थैंक यू मुझे मिलता रहा, आपके वो जो हार्ट्स मुझे मिलते रहे, हार्ट इमोजी मिलते रहे, आपका जो ये दोस्तों फीडबैक वो दिल तक पहुंचेगा। यस ओके आदियोस अमिगोस, hasta la vista माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। अब वेट कीजिए दोस्तों एमटीपी के रिवीजन का, एमटीपी आपका भाई लेके आ रहा है। यस